तो हमारा क्या चल रहा था, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। देखो हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। ये क्या कहते हैं, आज हमने इससे पहले क्या पढ़ा, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ लिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, और हम एक पार्टिकल के लिए भी पढ़ चुके हैं पहले से कि पार्टिकल के लिए टॉर्क कितना होता है, पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी हम पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास जो है हमने नई चीजें पढ़नी है। हम इन तीन चीजों को जानेंगे और इनसे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि कपल क्या होता है, कपल के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कपल की। तो कपल क्या होता है भाई, अ पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट एक्शन ऑफ लाइन इज नोन एज कपल और टॉर्क। इसको हम कपल भी बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। अ कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। क्या लिखा उसने, जो कपल होता है क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी रिजिड बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस कर देता है विदाउट ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा उस रिजिड बॉडी का। उस रिजिड बॉडी में अगर किसी रिजिड बॉडी में कपल लगता है तो उसका क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। और कपल का काम यही होता है किसी ऑब्जेक्ट में टॉर्क को प्रोड्यूस कर देना, और टॉर्क अगर प्रोड्यूस होता है तो रोटेशन अपने आप में जनरेट होने लग जाता है, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशन करना स्टार्ट कर देती है। हमने पहले भी टॉर्क के कॉन्सेप्ट में सीखा था कि टॉर्क को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, टॉर्क को हम कपल भी बोल देते हैं, कपल फोर्स भी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, वही कपल यहाँ पे फिर से आ गया। तो कपल क्या हो गया भाई, अ पेयर ऑफ फोर्स। कपल का मतलब क्या होता है, अ पेयर ऑफ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर होने चाहिए, बट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट एक्शन ऑफ लाइन इज नोन एज कपल। और कपल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशन को प्रोड्यूस करता है विदाउट ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वी ओपन द लिड ऑफ अ बोतल बाय टर्निंग इट आवर फिंगर्स आर अप्लाइंग अ कपल टू द लिड। देखो जब भी हम किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, हम दो फिंगर हमारी यूज होती है उसमें, और एक फिंगर एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है और दूसरी फिंगर क्या कर रही होती है, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है। तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं और बराबर लग रहे होते हैं, तभी जाके वो जो बोतल होती है क्या हो जाती है, उसका ढक्कन खुल जाता है। और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, अ कंपास नीडल इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक कंपास नीडल को, आप कंपास का मतलब समझते हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, उसको अगर आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, वो भी क्या करेगी, वहां पे रोटेशन करने लग जाएगी। उसके नॉर्थ पोल पे भी एक फोर्स लगेगा और उसके साउथ पोल पे भी एक फोर्स लगेगा। दोनों बराबर होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिसके कारण जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, कंपास नीडल है, वो क्या करने लग जाएगी, वहां पे रोटेशन करने लग जाएगी। तो ये दोनों क्या हो गए, कपल के एग्जाम्पल हो गए। इसको हम देखो फिगर से भी देख सकते हैं, फिगर भी हमारे पास एनसीईआरटी में ये इस तरीके से। देखो ये ढक्कन खोलने वाला, देखो क्या लिखा हुआ, फिंगर्स अप्लाई अ कपल टू टर्न द लिड। इस बोतल का ढक्कन खोलने के लिए हमारी जो फिंगर है, दो फिंगर यहाँ पे यूज हो रही है, एक एक तरफ को फोर्स लगा रही है, दूसरी दूसरी तरफ को फोर्स लगा रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये बोतल का ढक्कन है खुल रहा है रोटेशन मोशन की मदद से विदाउट ट्रांसलेशन मोशन। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, द पॉइंट ऑफ बैलेंस ऑफ एनी रिजिड बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजिड बॉडी। देखो सीधी सी बात है, किसी भी रिजिड बॉडी को जिस पॉइंट पे बैलेंस कर लिया जाएगा, यानी कि जिस पॉइंट पे हम उसको क्या कर लेंगे, उठा लेंगे आसानी से, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस रिजिड बॉडी का वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। ऐसी सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मीनिंग ये नहीं होता, सेंटर ऑफ मास का मीनिंग कुछ और है। उसको भी हम इन दोनों में भी अभी डिफरेंस सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जनरल मीनिंग हम समझ गए। कंसीडर अ इरेगुलर शेप्ड कार्डबोर्ड हैविंग मास कैपिटल एम। बोला एक इरेगुलर शेप का कार्डबोर्ड कंसीडर कर लो जिसका मास कैपिटल एम है। तो कंसीडर कर लो इस पेज ही को, मान लो जो हमने पे A4 साइज का पेज रखा है, इसी को कार्डबोर्ड मान लो। एंड नैरो टिप्ड ऑब्जेक्ट लाइक अ पेंसिल। और एक क्या ले लो, एक पेंसिल ले लो। नैरो टिप्ड ऑब्जेक्ट मतलब एक नोक वाली चीज ले लो जैसे पेंसिल। द टिप ऑफ अ पेंसिल प्रोवाइड अ वर्टिकली अपवर्ड फोर्स ड्यू टू विच द कार्डबोर्ड इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब क्या करना है, उस पेंसिल को उस रिजिड बॉडी के नीचे लाके टच करना है, उस रिजिड बॉडी को उठाना है उस पेंसिल से, उस पेंसिल की नोक से। तो जिस पॉइंट पे वो हमारे पास कार्डबोर्ड है, उठ जाएगा पेंसिल की नोक से, यानी कि ऊपर आ जाएगा अपने आप और गिरेगा नहीं, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे, वो पॉइंट जो है उस रिजिड बॉडी का, उस कार्डबोर्ड का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस तरीके से देखो हम उसका यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पे इसका फिगर है ये। तो इस फिगर में क्या है, देखो ये हमने कार्डबोर्ड कंसीडर कर लिया, उस पर हमने देखो यहाँ पे पेंसिल ली और इस पेंसिल से क्या कर रहे हैं, इस कार्डबोर्ड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जो कार्डबोर्ड है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया अपने आप, यानी कि जो हमारे पास ये रिजिड बॉडी है, जो कार्डबोर्ड है, वो क्या हो गया, वहीं पर रुक गया इसी पॉइंट पे। जैसे हमने पेंसिल की नोक इस पॉइंट पे लगाई, जो भी ये पॉइंट होगा, इसको A B C जो भी कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट पे जैसे ही पेंसिल की नोक लगाई तो ये जो कार्डबोर्ड है वहां पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया।
तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे जो है वो ये पॉइंट जो है वो कार्डबोर्ड के लिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। जैसे हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड के क्या देखा, कॉन्सेप्ट में देख लिया, कार्डबोर्ड के रिलेशन में देख लिया। तो हमने क्या माना था भाई, हमने माना जो हमारे पास कार्डबोर्ड है उसका मास कैपिटल एम है, वो एक पेंसिल पे हमने क्या कर रखा, उसे खड़ा कर रखा। जिस पॉइंट पे वो कार्डबोर्ड जो है क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देंगे उस कार्डबोर्ड के लिए। द टिप ऑफ द पेंसिल प्रोवाइड अ वर्टिकली अपवर्ड फोर्स। अब क्या है, देखो जो पेंसिल की नोक है वो क्या कर रही है, उस कार्डबोर्ड पे ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रही है, सीधी सी बात है, ड्यू टू विच द कार्डबोर्ड इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसके कारण जो कार्डबोर्ड है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब देखो सीधी सी बात है, कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड पे भी क्या लगेगा, एक ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ कोई फोर्स लगेगा। कार्डबोर्ड पे बहुत सारे पार्टिकल है, मान लो M1 M2 M3, और हर पार्टिकल पे क्या करेगा, ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लगेगा। पहले पार्टिकल पे M1 G के बराबर फोर्स लग जाएगा। देखो जो हमारे पास पहला पार्टिकल है उस पर कितना फोर्स लगेगा, M1 मल्टीप्लाई G, क्योंकि फोर्स इक्वल टू तो MA होता है और A की जगह G रख देंगे हम, सीधी सी बात है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A, और A की जगह G रख देंगे, ग्रेविटी के कारण लगने वाला फोर्स। तो M1 पार्टिकल पे इतना फोर्स लग जाएगा डाउनवर्ड्स, M2 पार्टिकल पे इतना फोर्स लगेगा, इसी तरीके से Mn पार्टिकल पे इतना फोर्स लग जाएगा। ये तो क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है। अब क्या होगा, हमने पेंसिल से क्या करा भाई, जिस पॉइंट पे हमने पेंसिल लगाई और उस पॉइंट पे वो कार्डबोर्ड क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो वो पॉइंट एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हो गया उसके लिए, उस क्या रिजिड बॉडी के लिए, उस कार्डबोर्ड के लिए। और हम क्या बोलेंगे, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का भी पॉइंट है। और उस पॉइंट पे क्या हम क्या मानेंगे कि उस पार्टिकल का जो भी हमारे पास रिजिड बॉडी है उसका मास है वहां पे। देखो कैसे कंसिडर करते हैं। सपोज दिस कार्डबोर्ड इज मेड ऑफ n पार्टिकल हैविंग M1 M2 Mn masses with पोजीशन वेक्टर R1 R2 अप टू Rn, बिकॉज द टोटल टॉर्क ऑन द कार्डबोर्ड इज जीरो। देखो ये जो कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पे जो है टोटल टॉर्क बिल्कुल नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि कार्डबोर्ड यहाँ पे रोटेशन मोशन तो कर नहीं रहा है। अगर रोटेशनल मोशन कर रहा होता तो हम क्या बोलते कि उस कार्डबोर्ड पे कोई टॉर्क लग रहा है। तो सीधी सी बात है, साफ साफ लिख दिया टोटल टॉर्क इज जीरो। अगर रोटेशनल मोशन करेगा तभी तो बोलेंगे टॉर्क लग रहा। अब रोटेशनल मोशन कर ही नहीं रहा है तो उस पर टॉर्क लगने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो कार्डबोर्ड पे लगने वाला टोटल टॉर्क क्या है, जीरो है। द टोटल टॉर्क ऑन द अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज जीरो, सीधी सी बात है। ये भी कोई बहुत बड़ी बात है। क्या बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे पेंसिल के नोक हमने कार्डबोर्ड पे लगाई, जिस पॉइंट पे वो कार्डबोर्ड बैलेंस हो गया, उस पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बोला। अब कार्डबोर्ड जो है रोटेशनल मोशन तो कर नहीं रहा है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क देखेंगे तो जीरो ही आएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं द टोटल टॉर्क अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। तो देखो टाउ जी का क्या मतलब है, द टॉर्क अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ टाउ आई। ये टोटल टॉर्क हो गया। टाउ जी इक्वल टू क्या हो गया, समेशन ऑफ आई आर आई क्रॉस एम आई जी। ये क्या, आई क्या, आयत पार्टिकल की बात कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, मान लो वहां पे क्या आयत पार्टिकल है तो आयत पार्टिकल की बात करेंगे, सीधी सी बात है। तो आयत पार्टिकल है कोई जो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, मान लो जिस पे लगने वाला टॉर्क टाउ आई है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट तो रोटेशन हो ही नहीं रहा है, यानी कि रोटेशन तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो टॉर्क तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अभी तो जीरो ही है, क्योंकि जो कार्डबोर्ड है वो मूवमेंट तो कर नहीं रहा है। तो वो रोटेशनल मोशन कर नहीं रहा, तो टॉर्क तो हर पॉइंट के अबाउट जीरो आएगा। तो टाउ जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी एज दैट पॉइंट वेयर द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। सीधी सी बात है, जहां पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो हो जाता है, जिस पॉइंट पे रिजिड बॉडी के जिस पॉइंट पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो हो जाता है, तो उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह देते हैं उस रिजिड बॉडी के लिए। दूसरे वर्ड्स में इन्होंने इस तरीके से कह दिया। अब पहले हमने इसकी सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी। अब यहाँ पे नोट करके कुछ लिखा हुआ है, क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी और ग्रेविटी फ्री स्पेस। उसने बोला किसी रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जैसे हो सकते हैं, कब, जब यूनिफॉर्म ग्रेविटी हो चारों तरफ या फिर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो। इस केस में इफ बॉडी इज एक्सटेंडेड सच दैट, अगर बॉडी को इस तरीके से एक्सटेंड किया जाए, लटकाया जाए या रखा जाए, जी वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जो स्मॉल जी है, यानी कि जो हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, वो चेंज होता रहे पॉइंट टू पॉइंट, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास विल नॉट कोइंसाइड। इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों के दोनों अलग अलग हो जाते हैं। देखो सीधी सी बात है, मैंने बोला अगर एक रिजिड बॉडी को यूनिफॉर्म ग्रेविटी वाले फील्ड में रखा जाए तो उस रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा और उस रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, यानी कि ये जिसको हम पढ़ रहे हैं उसकी, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे निकल के आ जाएंगे। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो। किसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पे तभी होंगे जब उसको हम किसी यूनिफॉर्म ग्रेविटी वाले फील्ड में जाके रख दें या फिर ग्रेविटी फ्री स्पेस में जाके हम उस रिजिड बॉडी को रख दें। अगर हमने बॉडी को कुछ इस तरीके से रखा है कि इस बॉडी के हर एक पॉइंट पे स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग है,
तो उस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास बिल्कुल डिफरेंट निकल के आते हैं। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको समझ लेना है। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड तो न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड भी हम आगे कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखो इस फिगर को देखो। आप इस फिगर में क्या है, ये फिगर जो है हमारे पास ये रिजिड बॉडी दे रखी है। इस रिजिड बॉडी को ए पॉइंट के अबाउट क्या कर दिया, बिल्कुल सस्पेंड कर देने के लटका दिया गया। तो ए पॉइंट के अबाउट क्या करा, एक वर्टिकल लाइन खींची। देखो इस ए पॉइंट से ये रिजिड बॉडी का कोई पार्टिकल है ए पॉइंट पे, उस पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी को पूरा लटका दिया, सीधी सी बात है। अब इस ए पॉइंट से जाने वाली आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है। वर्टिकल लाइन सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हो गया एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। तो वर्टिकल लाइन खींच दी हमने इस ए पॉइंट से जाने वाली, जिसको हमने ए1 से यहाँ पे डिनोट कर दिया। ध्यान रखना है इस ए1 जो हमारे पास लाइन है, इसमें यही लिखा हुआ है, इस बुक में ये लिखा हुआ है ए1 जो लाइन है वो क्या है, वर्टिकल लाइन है इस ए पॉइंट के अबाउट। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसी लाइन पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखो बहुत सारे पॉइंट ले लो डिफरेंट, मान लो एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट क्या है सी है, 2 पॉइंट और ले लो। अब एक बार इसको बी पॉइंट के अबाउट सस्पेंड करो, यानी कि बी पॉइंट के अबाउट लटका दो इस बॉडी को। एक बार इस सी पॉइंट के अबाउट लटका दो। तो बी पॉइंट के अबाउट भी हमें एक वर्टिकल लाइन खींचनी होगी, बी1। तो क्या होगा, देखो बी पॉइंट के अबाउट हमने लटकाया, बी पॉइंट के अबाउट हमने वर्टिकल लाइन खींच दी बी1। तो जिस प्रकार ए1 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, उसी प्रकार बी1 पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए इस रिजिड बॉडी की। और अगर हम उसको सी पॉइंट के अबाउट लटका देंगे इस रिजिड बॉडी को, तो सी पॉइंट पे जैसे हम क्या खींचेंगे, वर्टिकल खींच देंगे, जिसको हमने सी1 से डिनोट करा। इस सी1 वर्टिकल पे भी क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए। तो हम डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करेंगे, किसी रिजिड बॉडी को लटका के देखेंगे, और उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल खींच देंगे। हर एक पॉइंट पे वर्टिकल खींच देंगे। तो उन वर्टिकल का जो इंटरसेक्शन होगा, जितने भी वर्टिकल होंगे, उन वर्टिकल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देते हैं। किसी भी रिजिड बॉडी के लिए एक इरेगुलर शेप की हमारे पास रिजिड बॉडी होगी, तो उसके लिए हम इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड बाद में कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे।